हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस सीरीज़ का एपिसोड 14 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट किया जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि 2 साल का वक्त गुजर चुका है। अब हमारी हेसु एक सुपीरियर कोर्ट लेडी बन चुकी है और चायांग उसके अंडर काम कर रही होती है, क्योंकि वुक ने उसे अपने हाउस होल्ड से रिलीज़ कर दिया होता है। और हमें ये भी पता लगता है कि आज हेसु का बर्थडे है, इसलिए चायांग हेसु के लिए गिफ्ट लाई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं पेका भी हेसु के लिए गिफ्ट लाया होता है, पर सामने सू बैठा होता है जो उसके लिए कुछ भी नहीं लाया होता और उल्टा एटीट्यूड दिखा रहा होता है, जिसे देखने के बाद हेसु थोड़ी नाराज़ हो जाती है। फिर हम देखते हैं रात को हेसु काम कर रही होती है, तभी उसे एक वुल्फ या फिर डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो दोनों में से एक भी नहीं होती। और यहाँ पर वो काम कौन कर सकता है आप जानते ही हैं, ये हमारा सू का काम होता है। और उसकी हरकतें देख के हेसु के चेहरे में स्माइल आ जाती है। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वो स्काई का व्यू उसे दिखाना चाहता था। और वो तारों के नज़ारे देख रहे होता है और यहाँ हेसु को तारों के बारे में बहुत नॉलेज होती है। तभी सू को अपने बचपन का इंसिडेंट याद आता है कि जब वो छोटा था और उसे अलाउड नहीं था पैलेस आना, तब वो अपनी मदर से मिलने गया था। उसने देखा क्वीनियो और जुंग एक साथ चिपक के सो रखे हैं। तब उसे जुंग से बहुत जेलसी फील हुई कि उसे वो प्लेस चाहिए था। जैसे ही क्वीनियो ने उसकी आंखों में जेलसी देखी, उन्होंने जुंग को अपने पास छुपा लिया। शायद उन्हें भी पता था कि सू अपने बड़े भाई को मार सकता है। और यहाँ पर हेसु उसे समझाती है कि जिसके भी छोटे भाई बहन होते हैं उनके साथ यही केस होता है। वो चाहता है कि उनके छोटे भाई बहन डिसअपियर हो जाए। वो हमारे पास घूमते क्यों रहते हैं, हमें परेशान क्यों करते रहता है। और बचपन में वो भी ऐसी थी। और उसकी बातें सुनने के बाद वो कहता है, तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर चले जाऊं या फिर तुम चाहती हो मैं बस तुम्हें ही देखता रहूं। क्योंकि जब भी वो उसके साथ होता है वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है, और अगर वो ऐसे ही बिहेव करती रही तो वो उससे दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए उसे मना करता है। और यहाँ पर वो उसे किस करने जा रहा होता है, तब वो कहती है आपने कहा था आप परमिशन लेंगे। और वो परमिशन लेता है, फिर भी वो मना कर देती है और वो पहली वाली ट्रिक चलता है। पर यहाँ पर हेसु तो ओपी बन चुकी होती है और वो बोलता है ठीक है मैं नहीं कर रहा। और इतनी इंटेलिजेंट हो कि राजा जी, अभी करंट राजा जी हमारे प्रिंस मू है, तो मैं उन्हें राजा जी बोलूँगी, वो तुम्हारी शादी कहीं अमीर खानदान में बूढ़े इंसान से करवा देंगे। तब वो कहती है वो नहीं करवा सकते, उनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। वो लेट के उसे एक जगह बुलाता है, क्योंकि उसे उससे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वुक को, जो यहाँ राजा जी के बदले अनाउंसमेंट कर रहा होता है, क्योंकि राजा जी की तबीयत अब खराब होने लगी है। और यहाँ पर वो अनाउंसमेंट ये होती है कि हर एक फैमिली से एक बंदा उनकी आर्मी में रिक्रूट होगा, जिससे उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। और यहाँ पर कोई भी फैमिली इस डिसीजन से खुश नहीं होती। फिर वो भाग जाता है और सू उसके पीछे आता है, जो उसे वार्निंग देता है कि अभी भी उसे उस बात में शक है कि राजा जी को मरवाने के पीछे उसका हाथ था। और वो ये सुनने के बाद हंसता है, क्योंकि अभी तक उसे लगा था कि सू बस लड़ाई जैसी चीज़ों में अच्छा है, पर अब वो पॉलिटिक्स में भी अच्छा हो गया है। और वो उसकी धमकी को एक्सेप्ट करके वहाँ से चली जाता है। फिर हम राजा जी को देखते हैं, जहाँ पर वो हेसु को अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं कि असैसिन उन्हें मार डालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हेसु कहती है डॉक्टर ने कहा ये नींद ना होने की वजह से है। वो चायांग को उनके साथ छोड़ रही है, जो टाइम टाइम में उन्हें हर्बल बात देती रहेगी। फिर हम वॉन को देखते हैं, जो कमरे के ठीक बाहर खड़ा होता है। और चायांग जैसी आती है वो स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद मुझे कुछ झोल लगता है। फिर हम देखते हैं राजा जी को, जिन्हें रात को नींद नहीं आ रही होती है, और वो उनके सामने होता है। वो अपनी कंडीशन बुक को बता रहे होता है और सिंपैथी देने के बजाय वो यहाँ पर उनसे कहता है कि वो उसे राजा बना दे, उसके बाद वो बस आराम करे, उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ मुझे और राजा जी को ये बात क्लियर हो जाती है कि वो पहले वाला बुक नहीं रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं राजा जी एक बच्ची को जबरदस्ती पालकी में बिठा रहे होता है, शादी वाली। और यहाँ पर वो बच्ची राजा जी को फादर कह के पुकार रही होती है, जिससे पता लगता है वो उनकी बेटी है, जिसे वो खितान के यहाँ शादी करवाने ले जा रहे होते हैं, जिससे खितान उन पे हमला न करे और इस डर में ना जिए कि असैसिन उन्हें मार डालेंगे और वो चैन से सो पाए। और सू से यहाँ पर ये सब कुछ देखा नहीं जाता, क्योंकि बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो वो राजा जी को रोक के समझाता है कि वो वहाँ पर ब्राइड बन के नहीं जा रही है, वो वहाँ पर बस एक हॉस्टेज
बन के जा रही है और राजा जी को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो कह देते हैं क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। और यहाँ पर सू शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं अपनी हेसू को जो बहुत ही प्यारी ड्रेस में आई होती है और उसने सू का दिया हुआ हेयर पिन भी लगाया होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि वो धीरे धीरे उसके प्यार को एक्सेप्ट करने लगी है। और यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजर जाता है तब सू आता है जिसका मुंह उतरा होता है और वो हेसू को देख के और भी उदास हो जाता है और वो देख भी लेता है कि उसने हेयर पिन लगाई होती है और वो उसके सामने नॉर्मली जाता है और उससे पूछता है उसने ज्यादा देर तक इंतजार किया, उसे लगा वो नहीं आएगी इसलिए वो टाइम लेके आया। तब वो कहती है आपने कहा था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इसलिए मैं जल्दी आई। तब वो कहता है कुछ इंपॉर्टेंट बात, मैं शायद वो बात भूल गया हूँ। और यहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा होता है और ये सुनने के बाद उसका मुंह उतर जाता है, इसलिए सू उसे अपने साथ बोट राइडिंग के लिए ले जाता है और वो देखता है कि हेसू डर रही होती है तो वो फिर मस्ती करता है और बोट को और भी ज्यादा हिलाता है। फिर वो बातें करते हैं जहाँ पर सू उसे बताता है कि पूरे पैलेस पे ये बोट उसकी सबसे फेवरेट चीज है। और यहाँ पर हेसू पूछती है अगर उसकी ये सबसे फेवरेट चीज है तो इस पे वो राइड क्यों नहीं करता है। तब वो बताता है क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है, अगर मैं इसमें हमेशा राइड करता रहा तो मैं पैलेस को नहीं छोड़ पाऊंगा। और यहाँ पर हेसू से देख रही होती है तो फिर वो उसका कारण भी पूछ लेता है। तब वो कहती है आप जैसे इंसान से कोई भला कैसे मुंह मोड़ सकता है। फिर सू उससे माफी मांगता है कि वो इम्पोर्टेंट बात भूल गया जो उसे कहनी थी। तब हेसू कहती है मुझे यकीन है आपको वो बात याद आ जाएगी, आप अपना टाइम लीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर चॉय और सू को देखते हैं जहाँ पर हमें पता लगता है सू ने ये इसलिए किया जिससे क्वीन यू और सिंजू वाली फैमिली को ऐसा लगे कि वो थ्रोन के पीछे है, सारी फैमिली उसके अंडर आ जाएगी और राजा जी पे अटैक का खतरा कम हो जाएगा। तब मिस्टर चॉय उसके पॉलिटिक्स स्किल्स की तारीफ करता है और यहाँ पर सू कहता है बस मैं एक ही चीज फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ, क्या मैं वो पहले की तरह बना हुआ डॉग बन गया हूँ जो उसके भाई की प्रोटेक्शन के लिए था। क्या यही उसकी किस्मत है, क्योंकि अब वो थक चुका है उन चीजों से मुंह मोड़ के जिन्हें वो चाहता है। तब वो कहते हैं इंसान अपने ही मालिक को काट देते हैं और उस घर के डॉग बन जाते हैं। तब वो कहता है आप मुझे रिवॉल्ट करने के लिए कह रहे हैं। तब वो कहते हैं जैसे कि मैं करूंगा और वो थैंक्स कहता है राजा जी की मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं राजा जी और वुक बातें कर रहे होते हैं और यहाँ वुक उस दिन के लिए माफी मांगता है राजा जी से। तभी वहाँ पर सू आता है और यहाँ राजा जी बहुत शौक से बताते हैं वुक को कि सू उनका सन इन लॉ बन चुका है और वही फ्यूचर में राजा भी बनेगा। और इस सीन में मुझे वो वाला गाना याद आता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और यहाँ वुक सू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है पता नहीं कौन सी लड़की इस गम में रो रही होगी कि तुम्हारे जैसा उसे हस्बैंड नहीं मिला। फिर हम हेसू को देखते हैं जो जुंग और सुनदेओक का फेशियल कर रही होती है। तभी वहाँ बेका आता है जिसे पता लगता है कि हेसू ने वही ऑयल लगाया होता है जो वो उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए लाया था और वो भी जुंग के मुंह में। और यहाँ जुंग कुछ बोलने वाला होता है तभी वो उसे फिर से लेटा देती है और सुनदेओक से ये सब नहीं हो रहा था। तब हेसू युन का नाम लेती है और वो चुपचाप लेट जाती है। फिर हम देखते हैं सुनदेओक और जुंग अपने अपने फेसेस को देख रहे होते हैं जो बहुत ही मुलायम हो चुके होते हैं और वो दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे होते हैं और युन उन्हें ऐसे देख लेता है और यहाँ पर वो सुनदेओक को सुना देता है और सुनदेओक वहाँ रोते हुए चले जाती है। तभी हेसू उसे डांटते हुए समझाती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो जेलस हो रहा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सुनदेओक के लिए कैसा फील करता है। तब युन कहता है वर्ल्ड की सबसे यूजलेस चीज मैरिज होती है, मैरिज से दूर रहो। और यहाँ पर वो सू की मैरिज के बारे में बता देता है जिसे सुनने के बाद हेसू शॉक्ड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेसू रात को सू का इंतजार कर रही होती है और जैसे सू आता है उसे पता लग जाता है उसके चेहरे को देख के कि उसे पता लग गया है, वो उसे हेट कर सकती है और उसे वापस भेज सकती है क्योंकि वो उसकी गलती है। और यहाँ पर वो कहती है मैं आपको हेट और वापस क्यों भेजूंगी, ऐसा नहीं है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तब वो कहता है मैंने जब कहा कि मैं तुम्हें पैलेस से बाहर ले जाऊंगा और तुम्हें मैं फ्री देखना चाहता हूँ, वो सब चीजें जो मैंने तुमसे कही वो एक प्रॉमिस था और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तब वो कहती है आप मुझे एक्सक्यूज भी नहीं देने वाले। तब वो कहता है जो भी रीजन हो उससे ये फैक्ट नहीं बदलने वाला कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। और यहाँ पर वो एक भी सवाल नहीं पूछती है और उसे कंग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम येसु को देखते हैं जो उदास बैठी होती है। तभी वहाँ बेखा आता है और वो सू का दिया हुआ लेटर देता है जो एक पोइट्री होती है और उसे देखने के बाद वो कहती है मुझे नहीं पता था वो इतना अच्छा लिखता है, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं उनके बारे में नहीं जानती, मुझे ऐसे ही वहम था कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। बेका कहता है मैं इसके बारे में श्योर हूँ जब उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ इस पैलेस को छोड़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं सू की शादी हो चुकी होती है और यहाँ पर हेसु उसी पोएम को बार बार लिख रही होती है और वो उसी एम्बेसडर वाली बात को याद करती है जब लास्ट लाइन उसने कही थी कि अगर वो उसके साथ खुश नहीं रह सकता
तो राजा या फिर कुछ और बनना उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। और यहाँ पर हम सू को रोते हुए देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं जुंग को, जो अपनी मदर से मिलने गया होता है क्योंकि वो बहुत दिनों से उससे मिली नहीं और उसके अकॉर्डिंग वो मंदिर में बैठ के अपनी मेडिटेशन कर रही थी। तब वो अंदर जाता है पर कोर्ट लेडी उसे अंदर नहीं जाने देती, तो उसे झूठ लगता है और वो अंदर चली जाता है। और ये देखने के बाद जुंग, मैं और आप लोग भी शॉक्ड होंगे क्योंकि यहाँ पर यो होता है जो जिंदा होता है और यहाँ पर वो अपनी मैनिपुलेशन पावर यूज करता है जुंग के ऊपर और उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है कि वो उसके साथ आ जाए, जिससे वो राजा जी को आराम से मार सके और राज्य को हड़प सके। पर जुंग यहाँ पर अपनी लॉयल्टी दिखाता है, वो कहता है कि वो राजा जी के साथ ही रहेगा। फिर हम देखते हैं जुंग यहाँ पर बिल्डिंग्स को टाप टाप के आ रहा होता है, सैनिकों ने उसे देख लिया होता है तो वो डेमी वॉन में छुप जाता है। सारे सैनिक सू के साथ डेमी वॉन की तलाशी लेते हैं और बस हेसू का कमरा बचा होता है। तभी हेसू बाहर आती है और वो अंदर जा ही रहे होते हैं चेकिंग करने, पर हेसू उन्हें रोक लेती है क्योंकि रात के समय एक अनमैरिड वुमेन के कमरे में जाना उसके लिए डिस्ग्रेसफुल था। और वो उन्हें बताती भी है कि अंदर कोई भी नहीं है और किसी को भी अंदर नहीं जाने देती। और यहाँ पर सू जबरदस्ती अंदर जा रहा होता है कि तभी वो अपनी हेयर पिन निकालती है और अपने गले में रख देती है और हल्का सा स्क्रैच भी मार देती है, जिससे सू को वापस जाना पड़ता है। फिर वो अंदर आती है और हम देखते हैं अंदर जुंगी होता है और यहाँ पर वो उसकी चोट को देखता है और उसे डांटता है कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, इससे अच्छा वो उसे पकड़वा देती। और यहाँ पर वो उसे डांटती है कि वो उससे ऐसी बातें क्यों कह रहा है। तब वो कहता है तुम किसी और के लिए भी यही करती ना, अगर मैं नहीं होता और कोई और ब्रदर होता तब भी तुम यही करती। और वो हाँ कहती है। फिर वो सोने जाती है और यहाँ पर जुंग उससे एक सवाल पूछता है, अगर उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो वो किसको चूज करेगी। और यहाँ पर वो कहती है मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा मैं रेफरी बन जाऊँ। तब वो कहता है हम पहले जैसे नहीं रहे, हम सब चेंज हो गए हैं, तो जल्दी उसे चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सवाल का आंसर नहीं देती है और उसे सोने के लिए कहती है और जब थोड़ा साइलेंट हो जाए वहाँ से जाने के लिए भी वो कहती है, तब भी मुझे नहीं लगता मैं किसी की भी साइड ले पाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी हर्ट हो और मैं मेक श्योर करूंगी कि ऐसा ही हो। फिर हम सू को देखते हैं जो डेमी वॉन के बाहर ही खड़ा होता है और यहाँ पर जुंग उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसे देख के स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर हेसू अपना यूजुअली वाला काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर सू आता है और उसे अपने साथ खींच के ले जा लेता है। और यहाँ पर वो उससे सवाल पूछता है कि कल रात को जुंगी उसके कमरे में था ना, और वो कुछ भी नहीं बता रही होती। तो फिर वो उससे एक्सक्यूज मांगता है, तो बदले में वो भी उससे एक्सक्यूज मांगती है कि उसने शादी क्यों की, क्या लोग सच कह रहे हैं कि उसने ये शादी ढूंढ के लिए की है। तब वो उसे सच बता देता है। तब वो उससे कहती है अगर वो पहले बता देता तो वो इतनी अपसेट नहीं होती। तब वो कहता है मैं कैसे बताता, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी वाइफ रखना पसंद नहीं है, मैंने मैरिड अवॉइड करने की बहुत कोशिश की पर कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर हेसू भी उसे सच बता देती कि हाँ जुंगी उसके कमरे में था। तो फिर वो उससे कहता है कि अब से मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना, हम दोनों ही एक दूसरे से सच बोलेंगे। तब वो कहती है अगर किसी को कुछ बात नहीं बतानी होगी तो वो कहता है तो वो बोल दे कि उसे नहीं बतानी। फिर वो उससे पूछती है क्या ये मैरिज उसके लिए रिग्रेटफुल थी। तब वो मना करता है क्योंकि ये एक लौता मौका था जिससे वो किंग को बचा सकता था और जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था प्रिंसेस अब टेम्पल में रहती है। वो उससे पूछता है उसने बताया था कि वो किसी को पसंद करती है, क्या वो जुंग है। तब वो हंसते हुए मना कर देती है। फिर वो उससे पूछती है कि उस दिन उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था पर वो भूल गया था, वो झूठ था ना। तब वो हाँ कहता है। फिर वो उससे वो इम्पोर्टेंट बात पूछती है तो वो उसके करीब आता है और उससे 3 मैजिकल वर्ड्स कहता है आई लव यू। और यहाँ पर वो स्माइल करती है और उसे किस भी, और वो कहती है इसे अब कभी भी मत भूलना। और वो शॉक्ड होता है और स्माइल करता है और फिर ये दोनों किस करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बेका की तरफ जो वही की यादों में खोया होता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो वही होती है और वो सोचता है सपना है, पर वो जब देखता है उसे यकीन हो जाता है और यहाँ पर इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं वुक को, तभी वहाँ पर वॉन आता है और उसके पीछे पीछे आ जाता है थर्ड प्रिंस यो। और ऑब्वियसली वो किसे देख के शॉक्ड होता है और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि राजा जी को बीमार करने के पीछे वुक और वॉन का ही हाथ है। फिर हम देखते हैं यॉन आक्रमण कर देता है और दूसरी तरफ जुंग भी जा रहा होता है, पर यहाँ पर क्वीन यो उसे अपनी बातों में फंसा के मैनिपुलेट करके रोक ही लेती है। फिर हम देखते हैं हेसू को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है और राजा जी की तबीयत और भी खराब हो रही होती है और उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही होती है। तभी वहाँ पर सैनिक आता है जो हेसू को पीछे करता है और वहाँ आ जाता है यो और इसे देखने के बाद सभी शॉक्ड होता है। तब राजा जी यो से अपनी जान की भीख मांगता है, पर यहाँ पर यो उसे पानी में फेंक देता है। उनकी इलनेस की वजह से कम पानी में भी वो डूब रहे होते हैं और यहाँ पर हेसू उनसे मदद मांग रही होती है, पर यो कुछ नहीं करता और मन में सोचता है कि पुराने राजा जी ने अगर तुम्हें ऐसे देखा होता तो वो शायद तुम्हें कभी भी किंग नहीं बनाते। और यहाँ राजा जी मर जाता है और इस सीन को देखने के बाद मुझे याद आता है कि हेसू ने भी ऐसा ही ड्रीम देखा था। तब वहाँ पर सू सारे गार्ड्स को मारते हुए मिस्टर चॉय के साथ आता है और वो राजा जी को मरा हुआ पा के गुस्सा हो जाता है और वो सारे गार्ड्स को मार रहा होता है। तभी यो बस कहता है। तब मिस्टर चॉय राजा जी के पास जाता है और उन्हें उठा
दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो पहले जी कह रहे होते हैं और बाद में उनका नाम ले रहे होते हैं, जिससे हमें पता लगता है वो दोनों कितने क्लोज थे। और यहाँ पर बहुत रोते हैं और चायांग वहाँ से भाग जाती है। तब यो कहता है उसने उन्हें नहीं मारा, ये उनके जहर के ओवरडोज की वजह से था, जो हेसु उन्हें बाथटब में डाल के मरकरी देती थी। जिसे सुनने के बाद हेसु शॉक्ड होती है और वो मना करती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वो उसे 2 चॉइसेस देता है, या फिर वो अपने मरे हुए भाई के साथ लॉयर रहे और इस लड़की के साथ मर जाए, या फिर वो उसे एक्सेप्ट कर ले और उस लड़की को बचा ले। और उसे गुस्सा आ जाता है तो वो उस पर तलवार उठाता है और उसे हेसु को छोड़ने के लिए कहता है। तब वो उस पर 2 ही चॉइसेस रखता है, या फिर ये लड़की या फिर मरे हुए किंग। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।